Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Friends, आप सभी ने मेरे फोर्स मैरिज एफएफ पे काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे और उसे काफ़ी प्रेज़ भी किया था. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल. काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कुछ सजेशंस भी दिए थे एंड कमेंट्स भी किया था. किसी किसी का कमेंट था कि मैं रोमांटिक पार्ट थोड़ा कम दिखाती हूँ या फिर मुझे और ऐड करना चाहिए. डियर, दरअसल बात ये है कि अगर मैं हॉट पार्ट ऐड करती हूँ तो वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ चली जाएंगी. एंड प्यार वाली नोक झोंक वाली जो रोमांटिक पार्ट्स होती हैं वो मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ. मैं सीख रही हूँ कि स्टोरीज़ को कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं. क्योंकि जो जितने भी मैंने वन शॉट्स एक्सप्लेन किए हैं उसमें से एक या दो को छोड़ के रेस्ट मैंने खुद ही मेरी खुद की एफएफ है. तो मैं भी सीख रही हूँ. आई एम नॉट अ प्रो इन दिस फील्ड. तो पर मैं पूरी कोशिश करूँगी. और वैसे भी मैं काफ़ी सिंगल हूँ लाइफ में. मेरी लाइफ में दूर दूर तक कोई रोमांस नहीं है. सो ये होता है ना, एकदम बचपन से वो एकदम अकेली एक लोनली सोल. तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके क्लास में, कॉलेजेस में कभी कोई फ्रेंड्स ही नहीं बने. वो होता है ना, वो क्लास का एक सबसे शांत बच्चा जो सिर्फ किसी कोने में बैठ के बाकी सारे बच्चे को एंजॉय करते हुए देखते हैं और वो भी चाहते हैं कि वो एंजॉय करे, बट वो होते हैं ना कि वो एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन होते हैं और कोई उन्हें समझ नहीं पाता है. दैट्स वाई उनके फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं कॉलेज में. और आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो मेरे लाइफ में दूर दूर तक प्यार का कोई सीन ही नहीं है. बट थैंक यू सो मच डियर कमेंट के लिए. आई ट्राई माई बेस्ट. एंड बाकी जो भी लोग जिन्होंने उस फोर्स मैरिज फैन फिक्शन की मीनिंग को समझा, उसके लिए कमेंट्स किया, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स. वेल, मैं ऐसी ही एक और फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ और मैं देखती हूँ कि कौन कौन इसमें छुपी हुई हिडन मैसेज को समझ पाता है. ओके, बट वो फैन फिक्शन मैं आज नहीं, कल शेयर करूँगी. खैर, चलिए इस फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं. ये फैन फिक्शन इस फैन फिक्शन का नाम है लेट मी बर्न इनटू योर फ्लेम्स, जिसे हमारे ऑथर श्यान बनी वाई जेड करके जो वॉटपैड अकाउंट है उन्होंने लिखा है. इस एफएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. यू कैन चेक आउट एंड रीड दिस एफएफ. इस फैन फिक्शन में हमें देखने को मिलेगा कि वांगजी और वीन एक दूसरे के बिजनेस राइवल्स हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली है या सिर्फ ये एक लोगों का परसेप्शन है. खैर, ये तो हमें फैन फिक्शन में ही पता चलेगा. फैन फिक्शन वन शॉट है तो बताने का कोई फायदा ही नहीं है. सीधे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. सीन शुरू होता है सरी टाउन गाला इवेंट. एक बड़ा सा हॉल जहाँ काफी तेज म्यूजिक बज रही होती है. काफी सारे पार्टी लाइट्स जगमगा रहे होते हैं. हर तरफ अल्कोहल ड्रिंक्स की स्मेल होती है. लोग डांसिंग फ्लोर पे डांस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और ओवरऑल पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं. हालांकि पार्टी तो अभी क्लाउड रेसेस बिल्डिंग के 105th फ्लोर पे भी चल रही थी. ये एक बिजनेस गाला पार्टी थी जहां सारे टॉप बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन्स को इनवाइट किया गया था. ये वो ओकेजन है जिसके लिए सभी बिजनेसमैन और वुमेन्स साल भर इंतजार करते हैं. ये पार्टी हर साल अलग अलग लोकेशंस पे रखी जाती है और इस साल ये सरी टाउन में रखी गई है. ये उन सभी छोटे बिजनेसमैन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि वो बड़े बिजनेसमैन के थोड़े करीब आ सके, उनके साथ कोलैबोरेट करके अपना कुछ फायदा कर सकें. और कभी कभी कुछ लोग अननोइंगली या फिर जानते हुए भी एक दूसरे के बेड तक पहुंच जाते हैं. और एग्जैक्टली अभी एक गेस्ट रूम में यही हो रहा है. एक गेस्ट रूम में जहां दो लोग कंप्लीटली लस्ट में डूबे हुए हैं. वो दोनों मैन हैं, जहां एक ग्रॉन कर रहा है जो कि टॉप पे है और दूसरा सेमलेसली मॉर्निंग किए जा रहा है. पूरा रूम उनकी मॉर्निंग की साउंड से भरा हुआ है और हर तरफ सिर्फ लव मेकिंग की ही स्मेल है.
वो लोग ऑलरेडी थर्ड राउंड कंप्लीट कर चुके हैं और ये उनका फोर्थ राउंड है। रूम की डिम लाइट उन लोगों को और भी ज्यादा हॉर्नी बना रही है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे प्यार कर रहे हैं मानो वो कोई बीस्ट हो या फिर किसी ने उन्हें पोजेस कर लिया हो। थैंकफुली कि रूम साउंड प्रूफ है। फाइनली उन लोगों ने जब अपना 7th राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद वो दोनों फाइनली थक के एक दूसरे के ऊपर ही लेट जाते हैं। अब रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ कमरे में एक पर्सन पीसफुली सोया हुआ था। तभी उसके फोन पे रिंग होती है। वो नींद में ही अपने फोन को उठाता है और बिना कॉलर आईडी देखे सीधे कान में लगाते हुए कहता है, हेलो। तभी उधर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, विभूषण तुम कहाँ हो? ये आवाज सुनते ही वीन जर्क करके उठता है, क्योंकि उसे पता था कि ये वॉइस किसकी है। और तभी उसे याद आता है। वो जल्दी से अपना टाइम चेक करता है, जहाँ अभी 11 बज रहे होते हैं। तभी वो कहता है, ओह शिट, मैं फिर से लेट नहीं हो सकता। इससे पहले कि फोन की दूसरी साइड का पर्सन कुछ कह पाता, तभी वो जल्दी से कहता है, चेंग चेंग, मैं 1 घंटे के अंदर में वहां आ रहा हूँ, प्लीज तब तक तुम मीटिंग को रोके रखना। ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। वह बैठने की कोशिश करता है, तभी जोर से चीखता है, क्योंकि उसके बैक में काफी पेन हो रहा था। उसका सर काफी हैवी था। वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचने की कोशिश करता है। तभी कल रात की सारी मेमोरीज उसे याद आने लगती हैं। ये कहने के साथ ही वो तुरंत अपने कंबल को हटाता है और अपने लोअर बॉडी को देखता है। और जैसे ही वो देखता है, उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। कहीं ना कहीं वीन को लग रहा था कि नहीं, शायद ये सब कुछ एक ड्रीम होगा। बट अपनी नेकेड बॉडी को देख के और उन सारे मार्क्स को देख के उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या कहे। वो डिसबिलीफ में अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई कह दो कि ये सब सब सिर्फ एक ड्रीम है, प्लीज। बट ये कहने के लिए वहां पे कोई भी नहीं था। वो अपने थॉट्स को साइड करता है और उठने की कोशिश करता है। जैसे ही वीन का पैर नीचे फ्लोर पे टच होता है, वो जोर से चिल्लाता है, आह, क्योंकि उसके बैक में काफी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। उसका होल ऑलरेडी पूरी तरह से दर्द से भरा हुआ था। वो ऑलमोस्ट अपनी लोअर बॉडी को फील ही नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है, सच में वो इंसान कितना बीस्ट रहा होगा। बट वेट, वो इंसान था कौन? वीन अपने बालों को खींचते हुए याद करने की कोशिश करता है, पर उसे सिर्फ उस स्ट्रेंजर के ग्रॉनिंग और अपनी मॉर्निंग की आवाजें ही याद आती हैं। वो बहुत कोशिश करता है कि उसे उस इंसान का फेस याद आ जाए, पर वीन को उस इंसान की बॉडी, उसका सब कुछ याद आता है, सिर्फ फेस ही याद नहीं आता है। वीन खुद से ही कहता है, ओ गॉड, आफ्टर ऑल मैंने क्यों एक स्ट्रेंजर के साथ अपनी नाइट स्पेंड कर ली? मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने किसी स्ट्रेंजर के लिए अपने पैर्स खोल दिए? और वो साउंड्स, सच में क्या वो मैं ही था जो सेमलेसली मॉर्निंग कर रहा था? वेट, क्या मैंने एंजॉय किया? ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। देन वो टेबल पे देखता है और उसे एक ऑइंटमेंट मिलता है और साथ ही वहाँ पे एक एनवेलप भी था। वो उस एनवेलप को खोलता है जहाँ पैसे रखे हुए थे। वीन खुद से ही कहता है, मुझे पता है कि होटल में कस्टमर्स के लिए ऑइंटमेंट रहता है, बट पैसे तो नहीं रहते। देन ये कहाँ से आए? क्या ये उस स्ट्रेंजर ने क्या उसे ये लगता है कि मैं कोई प्रोस्टिट्यूट हूँ? वीन गुस्से में उस पैसे को फेंक देता है और अपने कपड़े को ढूंढने लगता है, जहाँ उसके कपड़े ऑलरेडी फट चुके थे। देन वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि उसके लिए कुछ फॉर्मल कपड़े लेके आए, और वो बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। शावर लेने के बाद वो उस ऑइलमेंट को अपने
लोअर एरिया पे अप्लाई करता है, जहाँ वीन को ऐसा फील हो रहा था मानो सब कुछ चल रहा हो, उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। बट फाइनली वो सब कुछ करके अपने बाथरूम में बाहर आता है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट उसके कपड़े लेके आता है। विंग उसे पहन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो एक फार्मेसी के पास रुक के कुछ पेन किलर्स भी लेता है। विंग सारे रास्ते सिर्फ उस स्ट्रेंजर के बारे में ही सोच रहा था। अपने ब्रेन को काफी टॉर्चर करने के बाद उसे सिर्फ इतना याद आता है कि वो पार्टी में अकेला ही पी रहा था कि तभी वहाँ वेंशु आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। विंग ने वेंसु से ड्रिंक लेके उसे एक बार में ही पी लिया था। उसके बाद विंग भाग रहा था और वो वेंसु उसे फॉलो कर रहा था। उसके बाद विंग एक कमरे में छुप गया था। देन वेट, क्या इसका मतलब ये है कि वेंसु ही वो स्ट्रेंजर मैन था? बट ये सब तब शुरू हुआ जब उसने वेंसु का ड्रिंक एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन वीन सोचता है कि पर मेरा तो अल्कोहल टॉलरेंस काफ़ी हाई है, कोई भी मुझसे ड्रिंकिंग में नहीं जीत सकता, फिर मैं कैसे ड्रंक हो सकता हूँ? इसका मतलब मेरे ड्रिंक को ड्रग किया गया था, और अगर ये वेंसु है देन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये इमेजिन करने के साथ ही कि वो कल रात का इंसान वेंसु हो सकता है, विंग की बॉडी स्टिफ हो जाती है। उसे एक अजीब सा सेंसेशन फील होता है जो कि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। ये क्रीपी था, बिल्कुल हेट्रेट वाली फीलिंग थी। पता नहीं क्यों पर विंग को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि ये इंसान वेंसु तो नहीं हो सकता है। खैर, ऐसे ही एक महीने बीत जाते हैं। अब एक महीने बाद आज एक बिजनेस मीटिंग है सभी बड़े शेयर होल्डर्स की मूनलाइट माउंटेन के लिए। हालांकि माउंटेन्स पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, बट मूनलाइट माउंटेन के ऑनर्स हैं। ये माउंटेन सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि यहाँ एक सीक्रेट गोल्ड ट्रेजर है। काफी साल पहले इस माउंटेन को ऑक्शन में काफी हाई प्राइस पे बेचा गया था। इस माउंटेन को, इस पूरे प्रॉपर्टी को अकेले खरीदना या फिर अकेले इन्वेस्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल तो नहीं था। इसीलिए एक मीटिंग में डिसाइड करने के बाद 5 बिग कंपनीज अग्री करती हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और वो डिसाइड करती हैं कि वो लोग माउंटेन के जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ कुछ और भी काम करेंगे, उसे डेवलप करेंगे। और आज उसी के लिए मीटिंग है जो कि जिनलिन ताई में है, जहां आज इस मीटिंग में जियांग कंपनी, लैंड कंपनी, नी कंपनी, जिन कंपनी और कुछ और भी असेंबली मैंस प्रेजेंट है। ये सारे के सारे सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी मीटिंग रूम से बाहर जा रहे थे, बट दो इंसान सिर्फ अपने में ही बातें करने में लगे हुए थे। जहां वीन टीजिंगली कहता है सुयांग से, ओह तो साओ सिंचन अभी कैसा है? जिसपे सुयांग इविल स्मिक के साथ कहता है वो अभी रेस्ट कर रहा है। जिसपे वीन उसे फिर से टीज करते हुए कहता है आई होप तुम उस पे ज्यादा हार्ड नहीं होगे। तभी सुयांग फेक गुस्सा होने का प्रिटेंड करते हुए कहता है वेल ये सारी तुम्हारी फॉल्ट है। किसने कहा था कि तुम उसे जाके ड्रंक कर दो? और अगर तुमने उसे फोर्स नहीं किया होता पीने के लिए देन उसने पिया नहीं होता, और वो किसी और पर्सन को मुझे समझ के उससे फ्लर्ट नहीं करता। वो तो मैंने उसे पकड़ लिया था ये सब कुछ करते हुए। इस पे वी कहता है वेल तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, मेरी वजह से तुमने पूरी रात उसे खाया है, आई मीन एंजॉय किया है, और उसने किसी रॉन्ग पर्सन के साथ कुछ नहीं किया। वो दोनों आपस में लगे हुए थे बिना इस बात के जाने कि वहाँ पे कोई एक तीसरा पर्सन भी है जो कि अपनी डेडली क्लेयर उन्हें दे रहा है। अगर पॉसिबल होता तो वो इंसान इस वक्त अपनी आंखों से ही उन दोनों को मार चुका होता।
वो इंसान उन दोनों की कॉन्वर्सेशन तो नहीं सुन पा रहा था, उसके कानों में सिर्फ यही जा रहा था, हार्ड नाइट ईट, कुछ ऐसे ही। और ये सब सुन के उस इंसान का पारा गुस्से में हाई हो रहा था। दरअसल विभूशियान और सुयांग कभी कपल हुआ करते थे। उन्होंने मुश्किल से 1 या 2 महीने एक दूसरे को डेट किया था। वो लोग एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे, बट एक दिन पार्टी के बाद वो दोनों ड्रंक हो जाते हैं, जहां वीन ये देखता है कि उसका लवर सुयांग उसके बेस्ट फ्रेंड सिंग चैन के साथ लव मेकिंग कर रहा है। पहले तो उसे गुस्सा आया था, पर जब सिंग चैन ने उससे माफी मांग के कन्फेस किया कि वो काफी सालों से सुयांग को प्यार करता है, पर अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया था। बट जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ ड्रंक होने की वजह से एक मिस्टेक था। ये सब जानने के बाद विभूशियान ने न ही सिर्फ उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था, बट उन्हें ब्लेसिंग्स भी दी थी। और उसके बाद से सुयांग और सिंगचैन रिलेशनशिप में आ गए थे। वीन अभी भी उन्हें अपने फ्रेंड्स की तरह ही ट्रीट करता था। और वो पर्सन जो इस वक्त इन दोनों को अपनी डेथ ग्लेयर्स से घूर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। तभी वांगजी के कानों में उसके भाई की आवाज पड़ती है और उसका ध्यान उधर से हटता है। तभी लैन हुआन अपने ब्रदर की नजरों को देखते हुए कहते हैं, आई थिंक तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। जिस पे वांगजी कहता है, ब्रदर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। तभी सिचेन अपने भाई के वर्ड्स को इग्नोर करते हैं और वीन और सुयांग की ओर देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि आशियन एक अच्छा दोस्त हो सकता है तुम्हारे लिए। जिस पे वांगजी अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ एक्सप्लेन करता है, हम राइवल्स हैं, हम एक दूसरे को हेट करते हैं, इसलिए हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। ये सुन के सिचेन हंसने लगते हैं और अपने ब्रदर के शोल्डर्स को पैट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। वीन और वांगजी दोनों बिजनेस राइवल्स हैं। जहां वी बुशियान जियांग कंपनी का सीईओ है, वही लैन वांगजी लैन कंपनी का सीईओ है। बट उनकी राइवलरी बिजनेस में स्टार्ट नहीं हुई थी, ये तो उनके मिडिल स्कूल के टाइम की बात है। लैन वांगजी को अभी भी वो दिन याद है जब वी बुशियान पहली बार उसके स्कूल में आया था। गुसू लैन क्लैन काफी प्रेस्टिजियस था और अच्छी एजुकेशन के लिए काफी फेमस था। वहाँ ज्यादातर रिच पेरेंट्स के ही बच्चे आया करते थे। युनमक भी गुसू के बगल में ही था। एक दिन वांगजी कैफेटेरिया में अपने भाई लैन हुआन के साथ बैठा हुआ था, जहाँ तभी वो देखता है कि एक लड़का जिसकी बनी जैसी स्माइल है, वो अपने भाई के साथ वहाँ आ रहा है। वो लोग उनके पास आते हैं, जहाँ जियांग चैंग और जियांग यानली उस लड़के को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि इसका नाम वीबू शियान है और बर्थ नेम वीन। जहाँ वीबू शियान उनके फादर जियांग फेंगमियान के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। वीन के पेरेंट्स के डेथ के बाद जियांग फेंगमियान ने वीन को स्ट्रीट्स पे देखा था और उसे अडॉप्ट कर लिया था और अब वो ऑफिशियली एक जियांग है। जियांग चैंग और लैन हुआन वो दोनों ही सेम क्लास में थे और बेस्ट फ्रेंड्स थे। यानली उनसे बड़ी थी, इसलिए वो उनसे 2 क्लास ऊपर थी। वहीं विबुशियान और लैन वांगजी भी सेम क्लास में ही थे। विबुशियान काफी नॉटी और क्लिंजी टाइप का पर्सन था। वो हर वक्त वांगजी का पीछा करता, उसे चिपकने की कोशिश करता, पर एक दिन उसने बिना किसी कारण के वांगजी का पीछा करना छोड़ दिया था। और उस दिन से वांगजी को यही लगता है कि वीन उसे हेट करता है। वांगजी अपनी सोच से बाहर तब आता है जब वो नोटिस करता है कि उस कमरे में वीन और शुयांग दोनों में से कोई भी नहीं है। वो जल्दी से बालकनी में जाता है तो देखता है कि वो दोनों एक ही कार में बैठ रहे हैं। ये देख के तो वांगजी का खून ही खौलने लगता है। वो भी अपने कार में जाके बैठ जाता है। अब वो
वेबोशियान से और भी ज़्यादा हेट करता था। वांग जी का ध्यान रोड पे नहीं था, बल्कि वो अब उस रात की बातें सोचने लगा था। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। सीन उसी काला पार्टी का देखते हैं जहाँ पे सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं विभूषियान भी ड्रिंक किए जा रहा था और वहाँ लड़कियों के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था। तभी हुआन वांग जी के पास आते हैं ड्रिंक लेकर और कहते हैं, वांग जी तुम ये ड्रिंक लो। जिसे देखते हुए वांग जी कंफ्यूज होता है और अपने भाई से कहता है, ब्रदर आप जानते हैं ना कि मैं ड्रिंक्स टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। मेरा अल्कोहल टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है। ये कह के वांग जी उन्हें मना कर देता है, लेकिन उसका भाई बार बार उसे इंसिस्ट करने लगता है और कहता है, वांग जी तुम अब सीईओ हो इस कंपनी के, तुम्हें इस तरह के गाला को एंजॉय करना सीखना चाहिए। लो अब तुम इस ड्रिंक को पियो और एंजॉय करो। ये कह के हुआन फोर्सफुली वांग जी को वो ड्रिंक पिला ही देता है। वांग जी जैसे ही ड्रिंक पीता है, अगले ही सेकेंड वो वहीं पे सो जाता है। और जब वांग जी की नींद खुलती है तो हुआन उसे एक कमरे में ले जाता है और वहां उसे लेटा देता है। बचपन से ही वांग जी एक मॉर्निंग पर्सन रहा है। वो हमेशा 5 बजे उठ जाता है। जैसे ही अगले दिन वांग जी की नींद खुलती है, उसे अपने सर में काफी तेज दर्द होता है। तभी वांग जी देखता है कि कोई इंसान उसके पास उसे पकड़ के सोया हुआ है। वांग जी जल्दी से खुद को उस पर्सन से अलग करता है और जैसे ही देखता है कि वो पर्सन क्या है, कौन है, वांग जी कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं जो बल्कि वीवो शियान था। उसकी पूरी बॉडी हिकीज से कवर थी और वो वहां नेकेड था। वांग जी जल्दी से खुद को देखता है तो वो भी वहां नेकेड था। वो जल्दी से उठ के बाथरूम में जाता है और अपनी पूरी बॉडी को देखता है, जो कि मार्क्स से भरे हुए थे। वांग जी अचानक से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जल्दी से खुद को चेक करता है, जहां ये श्योर करने के बाद कि वांग जी टॉप था ना कि बॉटम, उसे रिलैक्स फील होता है। बट वो अभी भी गुस्सा था। आखिर विभूषियान उसके कमरे में आया कैसे? सावर लेने के दौरान भी वांग जी ये याद कर रहा था कि कैसे वीविंग उसके नीचे मॉर्निंग किए जा रहा था और वो दोनों कैसे पूरी तरह से प्लेजर में डूब चुके थे। वांग जी के ईयर्स पूरी तरह से रेड हो चुके थे। तभी वांग जी खुद को ये याद दिलाता है कि वो विभूषियान है। जो कुछ भी उनके बीच में हुआ वो विंग के लिए कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक होर है जो किसी के साथ भी सो सकता है। उसके बाद वांग जी अपने कैजुअल कपड़ों को पहनता है और वहीं साइड टेबल पे एक एनवेलप रखता है जिसमें पैसे थे और उस होटल से गुस्से में निकल जाता है। वांग जी कहीं ना कहीं हेवेंस को थैंक्स भी कह रहा था कि अच्छा हुआ कि पहले वो जागा और उसने विभूषियान को इस तरह देखा, वरना वांग जी को कभी भी याद नहीं आता कि उस रात क्या हुआ था। क्योंकि वांग जी को क्लियरली याद है जब उसने पहली बार ड्रिंक किया था और वो ड्रंक हो गया था, जहाँ मेड्स ने उन्हें बताया था कि उन्होंने कभी भी ड्रंक इन वांग जी को इतना चाइल्डिश एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट वांग जी को कभी भी याद ही नहीं आया कि उसने उस दिन ड्रंक होने के बाद कैसा बिहेव किया था। खैर यहीं पे ये फ्लैशबैक एंड होता है। खैर उस दिन के बाद से विभूषियान कभी भी वांग जी के पास नहीं आया, ना ही उसने उस रात के बारे में कोई भी कंप्लेन किया। वांग जी श्योर था कि वीन पैसे देखने के बाद जरूर उसके पास आएगा और इसीलिए वांग जी ने वहां पे पैसे भी डाले थे ताकि जब वीन नींद से जागे तो वो वांग जी के पास आए उसकी इंसल्ट करने के लिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि वो लोग काफी सारे बिजनेस मीटिंग्स और डील्स में भी मिले थे, बट विभूषियान ऐसे बिहेव कर रहा था मानो उस रात क्या हुआ था उसे कुछ याद ही नहीं है, जैसे वो रात उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इस बात से वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विश कर रहा था कि एटलीस्ट वीन उसे अवॉइड ही करे। अगर उसके पास
उसे फेस करने का करेज नहीं है। बट वीइंग तो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो सब कुछ कम्प्लीटली नॉर्मल है। बट वांग जी के लिए सब कुछ नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। उस रात के बाद से वांग जी की फिजिक टोटली बदल चुकी थी। उसकी बॉडी उसके माइंड के ऑपोजिट बिहेव करने लगी थी। वांग जी जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट को हेट करता था, अब उसका माइंड हर वक्त विभूषियान को अपने अंडर फैंटिसाइज करने लगा था। वो किस तरह उसका नाम बुलाता है, उसकी नेकेड बॉडी, ये सब कुछ वांग जी हर वक्त इमेजिन करने लगता था। और ये सब वांग जी के माइंड को कम्प्लीटली मेस बना चुके थे। इवन एक दिन तो वांग जी ने अपने भाई से ये भी कहा था कि वो उसके लिए एक लड़की को अरेंज करे और वो उस लड़की के साथ इंटीमेट भी होने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि वो लड़की उसे किस कर पाती, वांग जी के सामने वीन के इरोटिक पिक्चर्स आती हैं और वो तुरंत उस लड़की को धक्का देता है और उस होटल के कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद उसके भाई ने उसके लिए एक लड़के को अरेंज किया था, ये सोच के कि शायद वांग जी को बॉयज में इंटरेस्ट है। पर फिर से वही होता है, वांग जी वहाँ भी कुछ नहीं कर पाता। जहाँ वो लड़का भी जब वांग जी के क्लोज आने की कोशिश करता है तो वांग जी सीधे उसके प्रॉपर्टी पे हिट करता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो काफी सारे बॉयज एंड गर्ल्स के साथ डेट्स पे भी जाता है जो कि उसके ब्रदर ने अरेंज किया था। ऐसा एक मंथ तक होता है। उसके भाई को लगता है कि शायद इंटीमेट होने से पहले वांग जी को अपने पार्टनर्स के लिए शायद कुछ फीलिंग्स डेवलप करने की ज़रूरत है, इसलिए वो उसे डेट्स पे भी भेजते हैं। एट लास्ट वांग जी के भाई ने वांग जी को फिर से ड्रंक कर दिया और उस रात जो कुछ भी हुआ सेम चीज़ें रिपीट करने की कोशिश की, बट वो इसमें भी फेल हो गए। एट लास्ट सिजन ने हार के ये ओथ ही ले लिया कि अब वो वांग जी को किसी भी डेट पे नहीं भेजेंगे। सबसे वर्स्ट बात तो ये थी कि वांग जी की फिजिकल नीड्स और फैंटेसीज सारी वेबुशियान के लिए ही थी और वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। और अब जब वांग जी ने वीन को सू यांग के साथ फ्लर्ट करते देख लिया था तो अननोइंगली ही वांग जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी कार को एक पेड़ से जाके हिट कर दिया था, जहां वांग जी को एक वीक के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। अब ऐसे ही एक मंथ और बीत गया था और इधर वी हुसैन वो भी काफी रेस्टलेस था। उसने अपनी पूरी कोशिश की ये जानने के लिए कि आफ्टर ऑल उस रात को वो स्ट्रेंजर था कौन, पर उसे उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, मानो वो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता है। यहाँ तक कि जियांग चेंग ने उसे एडवाइस भी दिया था कि वो उस पर्सन को भूल जाए, पर वीन कैसे भूल सकता है वो पर्सन, वो जिसने वीन का फर्स्ट टाइम एंजॉय किया, जिसे वीन ने हमेशा उसके लिए संभाल के रखा था, जिसे वो प्यार करेगा, और ऊपर से उसने पैसे दे के वीन की इंसल्ट भी की थी। वीन ये सब कुछ कैसे भूल जाता। हर रात वीन उस पर्सन के बारे में ड्रीम देखता है, उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा वो फील कर सकता था, कैसे वो पर्सन उसे सॉफ्टली टच कर रहा था, उसकी बॉडी उस टच के लिए बार बार डिमांड कर रही थी। वो उस पर्सन से मिलना चाहता था। पहले वीन को लगा था कि वो पर्सन वेंसु हो सकता है। वहीं उस रात के एक वीक बाद वीन ने वेंसु को पकड़ा था और उसे लॉकअप में बंद करके उसे काफी टॉर्चर भी किया था, जहां वेंसु ने ये बताया था कि वो उस रात नहीं था जिसने वीन को टच किया था। वीन ने उसे बहुत टॉर्चर किया और काफी बार पूछा, बट हर बार वेंसु ने यही कहा था। और ऊपर से वीन ये जानता था कि वेंस कितने लालची हैं, वो कभी भी अपना पैसा वीन पे बर्बाद नहीं करेंगे। वो इतना ज्यादा पैसा तो वीन को उस रात के लिए नहीं दे सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये वेन क्लान में से तो कोई भी नहीं है। हालांकि वेंसु ने ये कन्फेस किया था कि उस दिन वीन को अल्कोहल देने का उसका इंटेंशन अच्छा तो नहीं था,
लेकिन उसने उस अल्कोहल को ड्रग नहीं किया था, वो बस एक नॉर्मल अल्कोहल था। वेंसू ने ये नोटिस किया था कि वीन ड्रिंक करने के बाद काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए वो सीक्रेटली उस पर नज़र रख रहा था। और जब उसने देखा कि वीन कम्प्लीटली ड्रंक हो गया है और अपने कपड़े हटाने की कोशिश कर रहा है, देन वेंसू उसे फॉलो करने लगा। बट जैसे ही वीन को यह एहसास होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, वो भागना शुरू कर देता है और उसने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया। वेंसू उस रात वीन को क्लेम करना चाहता था। वीन का बिहेवियर, वीन की ब्यूटी वेंसू को काफ़ी लस्टी बना रही थी और वो कहीं ना कहीं वीन को मार्क भी करना चाहता था, जिससे वेन कंपनी को वीन को ब्लैकमेल करके कुछ बेनिफिट भी हो सके। बट उसका आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप कर गया और उसने एक लेडी के साथ नाइट स्पेंड कर लिया जो कि किसी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। बट वो वीन के कंपैरिजन में काफ़ी सुंदर थी और बेड में भी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वेंसू को उसके साथ नाइट स्पेंड करने का कोई भी रिग्रेट नहीं था। और उसके बाद वो लोग एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे और अब वो इंगेज्ड हैं। पता नहीं क्यों, पर वीन को ये जान के कि वो पर्सन वेंसू नहीं था, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हुई थी। बट वो डिसअपॉइंटेड भी था कि उसे अब उस स्ट्रेंजर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और अब 2 मंथ हो चुके थे जहाँ तक अभी तक उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। और अभी वीन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि सुबह सुबह जियांग चेंग ने उसे कैलिफोर्निया जाने को कहा है किसी बिजनेस डील की वजह से। दरअसल कुछ दिन पहले जियांग चेंग ने सीक्रेटली किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस कंपनी है। वेबू शियान को इस बारे में कोई भी क्लू नहीं था क्योंकि वो तो उस स्ट्रेंजर को ढूंढने में बिजी था, इसलिए उसने इस मैटर में इंटरफेयर नहीं किया। हालांकि वीन जियांग कंपनी का सीईओ है, बट जियांग चैन पूरे जियांग कंपनी का ऑनर है और वो जो चाहे वो कर सकता है। और अब उसी कंपनी के साथ डील करने के लिए वीन को कैलिफोर्निया जाना है। हालांकि वीन को इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगा क्योंकि वीन कहीं ना कहीं बात करने में काफ़ी अच्छा है और फ्रेंड्स बनाने में ही। यही सोच के उसने अपना बैग पैक कर लिया। रात के 9 बजे उसकी फ्लाइट है और जियांग चेंग ने ऑलरेडी सब कुछ का ध्यान रखा है। उसने ही उसकी होटल्स, टिकट्स सब कुछ बुक कराया है। जहां अब सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया में कासल रिजॉर्ट, जहां पे वीन रुका हुआ है। दरअसल वीन अभी दोपहर में सो रहा है। वो 3 घंटे पहले ही इस रिजॉर्ट में पहुंचा है और वीन काफ़ी थका हुआ था, इसलिए शावर लेने के बाद वो सीधे सो जाता है। जहां काफ़ी देर से उसके दरवाजे पे नॉक किए जा रहा है, बट वीन इतना टायर्ड है कि वो उठ के दरवाज़ा तक नहीं खोल पा रहा है। फाइनली जब कुछ आवाज़ होती है तो वीन अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही जोर से चिल्लाता है। तभी वो अपने सामने का नज़ारा देखता है। जहां अपने सामने का नज़ारा देखने के बाद वीन फिर से चिल्लाता है और फिर से एक बार और चिल्लाता है कि तभी अचानक से कोई इंसान उसके माउथ में डम्पलिंग्स डाल देता है। जहाँ वीन की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से कोई भी वर्ड्स बाहर नहीं आते हैं। फाइनली वो उस डम्पलिंग्स को खाता है। फाइनली उसे रियलाइज होता है कि 1 मिनट, वो इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है। उसके पास तो अपने हाथ हैं और वो जल्दी से अपने माउथ से उन डम्पलिंग्स को निकालता है और उसे वापस ट्रे में रख देता है और चिल्लाते हुए कहता है, लैन वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। तभी वांगजी गुस्से में कहता है, ओह, ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए थी। जिस पे वीन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और 1 मिनट, मुझे अच्छे से याद है, मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। उसके बाद वो उस कमरे में प्रेजेंट तीनों इंसान की ओर देखता है
जो कि वांग जी एक वेटर और एक रिसेप्शनिस्ट था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहता है, सर वो दरअसल मैंने ही इस डोर को स्पेयर की से खोला है। एक्चुअली सर ने काफी बार आपको आवाज दी बट आपने कोई भी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो हमें लगा कि कुछ हो गया है, इसीलिए हमने स्पेयर की से इस दरवाजे को खोला। ये सुनते ही वीन वांग जी को शार्पली ग्लेयर करता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम आखिर मेरा पीछा कर क्यों रहे हो? इस पे वांग जी कोल्डली कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये तुम हो सकते हो। कहीं ना कहीं वांग जी को अब अपने ब्रदर का प्लान समझ में आया था। तभी वो कहता है, दरअसल भाई ने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हें लंच पे इनवाइट करना है, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। एक्चुअली वांग जी को भी वीन की तरह ही उसके भाई ने ट्रिक किया था। दरअसल एक दिन पहले वांग सिचन वांग जी के पास आते हैं और उसे किसी बिजनेस डील के लिए कैलिफोर्निया जाने को कहते हैं, जहां वांग जी ये अग्री कर लेता है। बट जैसे ही वांग जी रिजॉर्ट पहुंचता है कि तभी सिचन उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उसे बिजनेस डील के लिए अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोऑपरेट करना होगा। इस पे वांग जी क्लियरली मना कर देता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले सिचन ने एक बार भी मेंशन नहीं किया था किसी पार्टनर के बारे में। अगर उसे पता होता तो वो खुद ही यहाँ नहीं आता। बट हुआन उसे इंसिस्ट करता है और ब्लैकमेल भी करता है कि ये डील उनकी कंपनी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये उसे तभी मिलेगी जब वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोऑपरेट करेगा। अब वांग जी के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए उसे अग्री होना पड़ता है। और अभी 1 घंटे पहले ही सिचन ने उसे कॉल करके कहा था कि वो अपने पार्टनर को लंच पे इनवाइट करे, बट वांग जी ने मना कर दिया था, जहां हुआन ने कंटिन्यूअसली उसे कॉल कर करके परेशान कर दिया था। और एट लास्ट वांग जी फाइनली एग्री कर लेता है। सिचन ने हुआन ने ऑलरेडी वांग जी को उसके पार्टनर का रूम नंबर मैसेज कर दिया था, बट उसने उसका नाम नहीं बताया था। वांग जी दरवाजे पे आता है और नॉक करता है, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वो कंटिन्यूअसली 30 मिनट्स तक दरवाजे पे नॉक करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जो पर्सन अंदर है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है। उसने हुआन को कॉल किया और सब कुछ बताया, जिसे सुन के हुआन कहीं न कहीं टेंस्ड हो गए थे और उसने ही वांग जी से कहा था कि वो रिसेप्शन पे जाके स्पेयर की मांगे, जहां वांग जी ने सेम किया था। जहां वो जैसे ही दरवाजा खोलने वाले थे कि तभी एक वेटर जो कि किसी दूसरे रूम के लिए फूड लेके आया था, वो उन्हें देखता है और वो भी इस शो को एंजॉय करने लगता है। और जैसे ही वो लोग उस कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि एक पर्सन अपनी बैक के बल वहां लेटा हुआ है। वो लोग उसे काफी आवाज देते हैं, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट उसका पल्स चेक करता है, जो कि नॉर्मल था, और वो फिर से उसे जगाने लगता है और कहता है, सर सर प्लीज प्लीज उठिए। जहाँ वो पर्सन थोड़ा सा मूव करता है और फाइनली जब विंग उठता है तो वही वो चीखने लगता है, जहाँ उसे शांत करने के लिए वांग जी ऑटोमेटिकली उस डम्पलिंग को उठा के उसके मुंह में डाल देता है। तभी विभूषियान फिर से चीखते हुए कहता है, यू जर्क, पर तुम्हारे भाई को कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? पर तभी वीन के दिमाग में कुछ आता है और वो कहता है, वेट, तुमने कहा कि हुआन ने तुम्हें यहाँ आने को कहा और जियांग चंग ने मुझे यहाँ भेजा है, और उन दोनों ने ही हमें हमारे पार्टनर का नाम नहीं बताया। इसका मतलब नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये कह के वीन फिर से चीखने लगता है, जिस पे वांग जी गुस्साते हुए कहता है, क्या तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकते? हर बार इस तरह चिल्लाना जरूरी है क्या? इस पे वीन भी वांग जी को मॉक करते हुए कहता है, ओह, तो तुम ही हो मेरे सो कॉल्ड पार्टनर। जिस पे वांग जी मन ही मन अपने भाई को कर्स करते हुए कहता है, ब्रदर, ये आपने क्या किया?
बट दिल ही दिल में वांग जी कहीं ना कहीं अपने भाई के इस एक्शन पे ग्रेटफुल भी था। तभी वीन तभी वांग जी फिर से कोल्डली कहता है, अब चलो लंच पे, मुझे भूख लगी है। जिस पे वीन भी उससे फाइट नहीं करता और वो लोग फाइनली उस रिसोर्ट के बैकयार्ड में आते हैं, जहाँ पूरा टेबल खाना से डेकोरेटेड था, जहाँ वांग जी के साइड में बॉयल फूड्स रखे हुए थे जो कि टेस्टलेस थे, और वहीं वीन के साइड में फुल स्पाइसी और ऑयली डिशेस रखे थे, जहाँ खाने को देख के वीन फिर से कहता है, वाओ डिलीशियस। और वो फूड को लेते हुए मॉर्निंग किए जा रहा था, जहाँ वीन को इस तरह मॉर्निंग करते देख के वांग जी टर्न ऑन हो रहा था। इसीलिए वो बस एक बार में ही जल्दी से अपने सारे फूड को फिनिश करता है और वहाँ से चला जाता है। वीन उसे देखते रह जाता है पर कुछ भी नहीं कहता। फाइनली अपना फूड खत्म होने के बाद वीन डिसाइड करता है कि वो यहाँ आसपास पहले घूमेगा। वीन पूरी शाम वहीं रिजॉर्ट में ही घूमते रहता है और फाइनली जब रात के 8 बजते हैं तो वो वांग जी को डिनर के लिए बुलाने का डिसाइड करता है। आफ्टर ऑल इस अनजान जगह पे सिर्फ वांग जी ही एक ऐसा पर्सन है जिसे वीन जानता है। हालांकि ये अलग बात है कि वो दोनों राइवल्स हैं, बट एक टाइम पे वो लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड्स। वीन उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता जिस दिन उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। वीन को पहले ही दिन से वांग जी की कंपनी काफी पसंद थी। हालांकि वांग जी एक इंट्रोवर्ट पर्सन था, बट उसका एटीट्यूड वीन को काफी अट्रैक्ट करता था। वांग जी उसे अवॉइड करने की कोशिश करता था, लेकिन वीन स्कूल में हर जगह उसका पीछा किया करता था। जैसे जैसे वो लोग बड़े होने लगे, वीन को वांग जी को टीज करना और भी ज्यादा पसंद आने लगा। धीरे धीरे वांग जी भी वीन के अराउंड कंफर्टेबल फील करने लगता था। सिर्फ वीन के पास ये अथॉरिटी थी कि वो वांग जी को टच कर सकता है, उसे टीज कर सकता है, और अगर कोई और पर्सन वांग जी को टीज करने की कोशिश करता या उसके करीब आने की, तो वांग जी उसे शार्पली ग्लेयर करता, और यही काफी था उस पर्सन को उससे दूर करने के लिए। जैसे जैसे समय बीतने लगा, उन दोनों के बारे में रूमर्स भी उड़ने लगे थे। आसपास के लोग बातें करने लगे थे कि वांग जी और वीन कपल हैं और वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वीन को फ्लर्ट करना काफी पसंद था, इसलिए ये भी रूमर्स उड़ रहे थे कि वीन के काफी सारे अफेयर्स हैं और वो सिर्फ वांग जी को यूज कर रहा है अपने बॉडीगार्ड के तौर पे, और दूसरे लोगों को भी यूज कर रहा है अपने प्लेजर के लिए। बट वीन ने कभी भी इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लिया। सब कुछ परफेक्ट था। बस एक दिन ऐसा आया जब वीन वांग जी के पास उसके लॉकर रूम में आया था, जहाँ वांग जी काफी अजीब बिहेव कर रहा था। पर वीन फिर से उसका पीछा करने लगा था, और यही उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वांग जी ने जो कुछ भी कहा उसे सुन के वीन का दिल पूरी तरह से टूट गया था, और उस दिन के बाद से वीन को हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वांग जी का पीछा करे या फिर उससे बात करने की कोशिश करे, और न ही वांग जी ने भी उससे बात किया, और इसी तरह उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी। हालांकि वांग जी ने कभी कंफर्म नहीं किया था कि वो लोग दोस्त हैं, बट वीन ने ये खुद ही मान लिया था कि वो लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। मे बी वीन की ही गलती थी, बट अब वो सब कुछ पास्ट है और वीन को प्रेजेंट में रहना पसंद है। और चीजें चीजें तो उनके बीच में तब सबसे ज्यादा बुरी हो गईं जब वो लोग अपनी अपनी कंपनीज के सीईओ बने थे। न्यूज़पेपर मैगजीन्स में रोज उनके बारे में ही हेडलाइंस रहती थी। जैसे जैसे उनकी कंपनीज ग्रो करने लगी, उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड शो में इनवाइट किया जाने लगा, जहां हर जगह उन दोनों को एक दूसरे को फेस करना पड़ता था, जहां उन दोनों के एक्सप्रेशंस को देख के धीरे धीरे पब्लिक में ये बातें होना शुरू हो गई कि वो लोग राइवल्स हैं। धीरे धीरे ये बातें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी आने लगी। ये आर्टिकल्स इतने ज़्यादा रियलिस्टिक
और स्ट्रॉन्ग थे कि विंग और वांगजी भी धीरे धीरे एक दूसरे की राइवल्स की तरह ही देखने लगे थे। और अब वो इस मुकाम पे थे जहां अभी भी विंग को वांगजी की वो हर्टफुल टोन रात में नाइटमेयर की तरह याद आती है, जहां वांगजी उसे कह रहा होता है, मुझे मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे इरिटेट करना बंद करो। तुम मेरे लिए कोई भी नहीं हो, तुम एक कैरेक्टरलेस पर्सन हो, आई हेट यू। ये पहली बार था जब वांगजी ने उतने सालों में विंग से इतनी सारी बातें की थी, और आखिरी बार भी। विंग को पता ही नहीं चला कि कब वो ये सब कुछ सोचते सोचते वांगजी के कमरे के पास आ गया। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और डोर पे नॉक करता है। कुछ देर बाद ही वांगजी ने दरवाजा खोल दिया, जहां वांगजी सिर्फ एक टॉवेल में था। जहां वांगजी को सिर्फ एक टॉवेल में देख के विंग की थर्स्ट कहीं ना कहीं बढ़ने लगी थी। तभी वांगजी उसे क्वेश्चनिंग लुक देता है, जिसपे विंग गल्प करते हुए कहता है, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ। जिसपे वांगजी कहता है, ओके 5 मिनट वेट करो। जिसपे विंग बाहर ही उसका वेट करता है। विंग जानता था कि अगर वो चाहे तो वो अंदर जाके कमरे में इंतजार कर सकता था, लेकिन ये उन दोनों के लिए एम्बैरेसिंग हो जाता और वो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता था। और ऊपर से कल उनकी डील भी थी, तो वो वांगजी को अपनी एक्शंस से गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इधर कमरे में वांगजी भी यही सोचता है, और कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा अपसेट था, क्योंकि वो चाहता था विंग को अपनी बॉडी दिखाना। खैर, एग्जैक्टली 5 मिनट बाद वांगजी कमरे से बाहर आता है, जहां विंग बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिलती हैं, वहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो एक दूसरे से क्या कहें। वो सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तभी विंग वो करते हुए कहता है, हाय। जिसपे वांगजी भी उसे हेलो कहता है। तभी विंग कहता है, तो चलो तुम्हारा हो गया। इस पे वांगजी कहता है, हाँ। वो लोग कॉरिडोर में वॉकिंग कर रहे थे कि अचानक से वांगजी विंग को दीवार पे पिन करता है, और तभी उसी जगह से एक बॉल काफी स्पीड में गुजरती है। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे कि तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आता है, और आते ही माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी प्रीति काका, वो मेरी बॉल थी। मैं मेरे कजिन जिंगई के साथ खेल रहा था। मैंने गलती से बॉल को इधर फेंक दिया था, बट थैंकफुली हैंडसम काका ने आपको बचा लिया। ये कह के वो बच्चा स्माइल करता है। तभी फिर से वो बच्चा कहता है, आयुवान सॉरी है, और वो अपनी मिस्टेक के लिए गिल्टी फील कर रहा है। प्रीति काका, आप मुझे पनिश कर सकते हो। ये कह के वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी विंग उसकी ओर देखता है और कहता है, आयुवान, तुमने गलती तो की है, और अब तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। मैं तुम्हें जरूर पनिश करूंगा। आयुआन ये सुनते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसने और भी नीचे अपने सर को झुका लिया। वांगजी डिसबिलीफ के साथ विंग को देख रहा था। उसकी आईज काफी क्वेश्चनिंग थी, जैसे क्या विंग सच में इस छोटे से बच्चे को पनिश करने वाला है। तभी विंग धीरे धीरे करके अपनी बेल्ट को ओपन करता है। ये देख के आयुआन और वांगजी दोनों कंप्लीटली शॉक्ड थे। वांगजी अपने मन में सोचता है, क्या विंग आयुआन को पीटने वाला है। आयुआन भी टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता है। इससे पहले कि वांगजी विंग को रोकता, तभी वो देखता है कि विंग उस बच्चे के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और एकदम टाइटली उसे हक कर लेता है। ये देखते ही वांगजी एक चैन की सांस लेता है और मन में कहता है, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि विंग उस छोटे से बच्चे को हार्म करेगा। इधर आयुआन भी, जिसने एक्सपेक्ट किया था कि अभी उसकी कहीं ना कहीं पिटाई होने वाली है, तभी वो अपनी आंखें खोलता है जब उसे फील होता है कि कोई उसे हक कर रहा है। तभी वो हंसते हुए कहता है, प्रीति काका। जिस पे विंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें कैसे लगा
कि तुम्हारे प्रिटी काका तुम्हें पीटेंगे। मैंने अपना बेल्ट इसलिए खोला क्योंकि तुम्हारे हैंडसम काका ने मुझे अभी वॉल पे पिन किया था और इस बेल्ट की वजह से मुझे काफी हर्ट हुआ था। ये कह के वो आयुआन के फोरहेड पे किस करता है और कहता है तुम बहुत ही क्यूट और पोलाइट हो और मैं तुम्हें बिल्कुल पनिश नहीं करने वाला, बट तुम्हें कल मेरे साथ खेलना होगा। ये कह के वो आयुआन की नोज को टच करता है और दोनों हंसने लगते हैं। तभी आयुआन अपनी साइनी आइज के साथ वांग जी की ओर देखता है और कहता है क्या हैंडसम काका भी मेरे साथ खेलेंगे। इस पे विंग केयरलेसली कहता है तुम अपने हैंडसम काका से ही पूछ लो। जिस पे आयुआन वांग जी की ओर देखते हुए कहता है हैंडसम काका प्लीज आप भी कल हमारे साथ खेलो ना। जिस पे वांग जी भी आयुआन के पास घुटनों के बल बैठता है और उसके चीक्स पे हाथ रखते हुए कहता है मैं भी खेलूंगा। ये कह के वो हल्की सी स्माइल करता है। विंग ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। ये दूसरी बार है जब उसने वांग जी को स्माइल करते हुए देखा है। पहली बार उसने वांग जी को तब देखा था जब उसने वांग जी को 2 फ्लफी रैबिट्स गिफ्ट किए थे। जिस वक्त वांग जी के फेस पे स्माइल देख के विंग ने उसे काफी टीज किया था, ये कह के कि ओह तो हमारे कोल्ड प्रिंस को फ्लफी बनीज पसंद है, हाँ मैं ये पूरे क्लास को बताऊंगा। तभी आयुआन वांग जी और विंग के चीक्स पे किस करते हुए कहता है सॉरी वांग आयुआन वांग जी के चीक्स पे किस करता है, जिसे देख के विंग पाउट बनाते हुए कहता है आयुआन ये फेयर नहीं है, तुमने उसे हैंडसम कहा और मुझे प्रिटी, मैं भी हैंडसम हूँ। जिस पे आयुआन कहता है आप भी हैंडसम गगा हो बट ये गगा ज्यादा हैंडसम है, आप प्रिटी और ब्यूटीफुल हो। इस पे वीन पाउट बनाते हुए कहता है बट आयुआन ने सिर्फ उसे ही किस किया, उसने इस गगा को तो किस ही नहीं किया। वीन काफी टेम्पटिंग और क्यूट लग रहा था जिसे देख के वांग जी की डिजायर्स बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि वो चाइल्ड के साथ और लवी डवी हो पाता तभी वहां पे एक और बच्चा आता है जो कि आयुआन का नाम ले रहा था। तभी आयुआन उसे अपने पास बुलाता है। वो बच्चा जैसे ही आयुआन के पास आता है वो उन दोनों को ग्रीट करने के बजाय सीधे आयुआन को डांटते हुए कहता है क्या तुम्हें एल्डर्स ने नहीं सिखाया था कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं, तुमने रूल ब्रेक किया है आयुआन, मैं ओल्ड चिरन से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, क्या हुआ अगर ये बुरे लोग होंगे तो। तभी आयुआन टीयरी आइज के साथ कहता है जिन गई ये बुरे लोग नहीं हैं, ये मेरे गगा हैं। इस पे वीन तुरंत ही आयुआन को हक कर लेता है और उसे पैट करने लगता है। जिस पे वीन उस जिनगई उस बच्चे को डांटते हुए कहता है यू डेमन, तुम होते कौन हो मेरे आयुआन पे चिल्लाने वाले। इस पे वांग जी भी जिनगई को एक कोल्ड लुक देता है जिसे देख के जिनगई कहीं ना कहीं डर जाता है। तभी वो फिर से कहता है आई एम सॉरी आयुआन, मुझे लगा कि ये लोग तुम्हें हर्ट कर देंगे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वरीड था। ये कह के वो अपनी वॉइस थोड़ी लो कर लेता है। आफ्टर ऑल जिनगई भी एक बच्चा ही है और कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आयुआन को हर्ट करने की कोशिश की थी, इसीलिए जिनगई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है अपने भाई के लिए। तभी आयुआन जिनगई को हक करते हुए कहता है इट्स ओके जिनगई, प्रीति काका प्लीज मेरे भाई को डांटिए मत, वो मेरी बहुत केयर करता है। प्रीति काका हैंडसम काका हम लोग कल खेलेंगे ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ये कह के आयुआन वहां से चला जाता है। जिसपे वी यिंग भी कहता है ऑफ कोर्स आयुआन और सॉरी जिंगई, मैंने तुम्हें डांट दिया। ये कह के वी जिंगई के हेयर्स को पैट करता है। जिसपे जिंगई भी हैप्पीली कहता है इट्स ओके काका, आप लोग बुरे लोग नहीं हो। और उसके बाद वो आयुआन को लेके वहां से चला जाता है। अब फाइनली विंग और वांग जी भी आ जाते हैं अपना डिनर करने के लिए, जहां विंग
अपना डिनर करते हुए ही कहता है, थैंक यू लैन वांगजी। इस पे वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वही पूछता है, किस बात के लिए थैंक्स? जिस पे विंग कहता है, मुझे सेव करने के लिए उस टाइम। जिस पे वांगजी एक नोट करता है और वो लोग अपना डिनर करने लगते हैं। अभी अब रात के 10 बज रहे थे, जहां विंग जियांग चेंग को काफी बार कॉल लगा चुका था, बट चेंग कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। विंग अच्छे से जानता है कि चेंग ऐसा कब करता है। जब भी चेंग ने कुछ गलती की होती है जिससे विंग को गुस्सा आ सकता हो, तो वो ऐसे ही विंग के कॉल्स को इग्नोर करने लगता है। और अब आफ्टर ऑल उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे वांगजी के साथ सेट कर रहा था। विंग अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर रहा था कि तभी उसके डोर पे नॉक होता है। सामने दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी खड़ा था। तभी विंग क्वेश्चनिंग लुक के साथ पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? अभी 11 बजने वाले हैं और तुम्हारे बचपन के स्ट्रिक्ट शेड्यूल के हिसाब से तुम 9 बजे सो जाते हो। विंग ये सब बातें अपने मन में सोच रहा था। तभी वांगजी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और फाइनली कहता है, कल 10 बजे हमारी मीटिंग है मिस्टर जॉन डी के साथ। जिस पे विंग कहता है, ओह मुझे ऑलरेडी पता है। हालांकि जियांग चेन ने विंग का कॉल नहीं रिसीव किया था, बट उसने ऑलरेडी विंग को उसका शेड्यूल मेल कर दिया था। पर विंग कंफ्यूज था। वो मन में सोचता है, क्या ये सिर्फ ये कहने के लिए इस टाइम यहाँ पे आया है? वो वेट करता है कि वांगजी कुछ और भी कहे। जहाँ वांगजी आगे ये कहता है कि कल लेट मत होना, जिसे सुन के विंग को गुस्सा आ जाता है। जहाँ ये सुन के विंग को काफी गुस्सा आता है। वो मन में सोचता है, क्या वो मेरी इंसल्ट कर रहा है? उसे ये लगता है कि मैं एक लेट पर्सन हूँ। लेकिन जल्द ही विंग का दिल फिर से ब्लश करने लगता है वांगजी की अगली सेंटेंस सुन के, जहाँ वांगजी कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। उसे पता नहीं कि आखिर वो क्यों ब्लश कर रहा है। उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा था। विंग जैसे तैसे उसे बाय कहता है। वो अपने ब्लशिंग चीक्स वांगजी को नहीं दिखाना चाहता था। जहाँ वांगजी भी उसे गुड नाइट कहता है और वहां से चला जाता है। विंग जल्दी से दरवाजा बंद करके अपने दिल को शांत करने की कोशिश करता है। इधर वांगजी के साथ इस चूहे बिल्ली के खेल में विंग उस स्ट्रेंजर के साथ अपनी नाइट वाली बातें कंप्लीटली भूल चुका था। अब सीन अगले सुबह का देखते हैं, जहां सुबह के 9 बजे हुए थे और वांगजी कंटिन्यूअसली विंग के दरवाजे पे नॉक किए जा रहा था क्योंकि 10 बजे उनकी मीटिंग्स थी। फाइनली काफी सारी कोशिशों के बाद विंग लेजीली अपना डोर ओपन करता है और स्लीपी वॉइस में कहता है, क्या हुआ? बट अपने सामने कोल्ड प्रिंस को देख के विंग को तुरंत ही याद आ जाता है और वो जल्दी से दौड़ के बाथरूम में भाग जाता है, जहां फाइनली 20 मिनट के बाद विंग फाइनली रेडी हो जाता है। उसके बाद वो लोग दोनों ही वहां से एक कार में बैठ के अपनी मीटिंग्स के लिए निकल जाते हैं। हालांकि वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे, बट उनकी मीटिंग अच्छे से हो जाती है और फाइनली दोनों पार्टीज ने डील को साइन कर ली थी। जब उनकी मीटिंग्स खत्म हो जाती है, तब वांगजी और विंग फिर से कार में बैठे थे, जहां उस कार और उस ड्राइवर को चेंग और हुआन ने अरेंज किया था। वहीं वो दोनों रास्ते में एक रेस्टोरेंट में लंच करते हैं, जिसके बाद वो ड्राइवर उनके कार को एक शॉपिंग मॉल के पास रोकता है, जिसपे वो लोग कंफ्यूज होके पूछते हैं कि आखिर कार यहाँ क्यों रुकी है। जिसपे वो ड्राइवर कहता है, सर हमें ऐसा करने को कहा गया है। वो दोनों ये समझ जाते हैं कि आफ्टर ऑल ये काम किसका है। खैर वो दोनों शॉपिंग करते हैं फैमिलीज के लिए और बिल्स को पे करते हैं एंड फाइनली 7 बजे वो लोग वापस अपने रिजॉर्ट आ जाते हैं, जहां वो आते ही देखते हैं कि आयुआन और जिंगही ऑलरेडी कॉरिडोर में उनका वेट कर रहे थे, जहां वो लोग जल्दी से अपने
कपड़े को चेंज करते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। फाइनली 9 बजे अपना डिनर करने के बाद वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उन दोनों को साथ में 2 दिन हो चुके थे और वो लोग ऑलरेडी अपनी दुश्मनी को भूल चुके थे। पहले पहले तो वो दोनों काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते थे, बट धीरे धीरे उनके बीच की ये जो दीवार थी वो कहीं ना कहीं गायब होने लगी थी और अब उसे वार्म फीलिंग्स ने कवर कर लिया था। खैर जो भी हो, वो दोनों अब सो चुके थे। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ एज यूजुअल फिर से वांगची विंग के डोर पे नॉक करके उसे जगाता है। वो लोग साथ में ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। जहाँ उसके बाद वांगजी अपने कमरे में था और वो अपनी कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था कि तभी हुआन का कॉल आता है। हुआन उधर से टेंस वॉइस में कहता है, वांगजी तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम अभी आशियन के साथ हो? हुआन की वॉइस में कुछ तो अजीब था। तभी वांगजी भी थोड़ा टेंस्ड होते हुए कहता है, नहीं ब्रदर, मैं अपने कमरे में हूँ। हुआन जनरली काफ़ी केयरफ्री और कूल पर्सन थे, लेकिन अगर वो टेंस्ड है तो ज़रूर कुछ तो गलत हुआ है। तभी हुआन कहते हैं, क्या तुम एक बार उसे चेक कर सकते हो प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट है। तभी वांगजी कंफ्यूज होके कहता है, क्या कुछ अर्जेंट है ब्रदर? जिस पे हुआन कहते हैं, चेंग उसे नॉन स्टॉप कॉल कर रहा है लेकिन उसका फ़ोन ऑफ है। वो कभी भी किसी का फ़ोन इग्नोर नहीं करता है। जिस पे वांगजी कहता है, ब्रदर शायद वो सो रहा होगा, आप जानते हो ना उसके लिए नींद कितना ज़रूरी है। बट हुआन के रिक्वेस्ट करने पे वांगजी फाइनली विभूशियान के कमरे के पास आता है, जहाँ वो देखता है कि दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुला ही हुआ है। वांगजी विंग का पूरा कमरा चेक करता है, इवन बाथरूम भी, पर वहाँ पे विंग बिल्कुल भी नहीं था। अब वांगजी भी टेंस्ड हो चुका था। उसने पूरा रिजॉर्ट चेक किया, यहाँ तक कि कुछ लोगों को हायर भी किया था, जिन्होंने ऑलमोस्ट 3 बार पूरे एरिया को चेक कर दिया था, बट वीन का कोई अता पता नहीं था। तभी वांगजी जल्दी से उस रिजॉर्ट के सिक्योरिटी रूम में जाके वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ लोग वीन को अपने शोल्डर्स पे कैरी करके ले जा रहे हैं, जहाँ वीन अनकॉन्शियस दिख रहा था। वो सारे इंसान पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में कवर थे। टोटल 4 आदमी थे, जिसे देख के वांगजी टाइटली अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वांगजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसने अपनी रोमांटिक फीलिंग्स विंग के लिए अभी एक्सेप्ट नहीं की थी, बट वो विंग के लिए पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे, जहाँ जो हमारा हैंडसम आइस प्रिंस था वो पूरी तरह से नम हो चुका था, मानो उसे क्या हो गया हो। उसकी आइस के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे, उसके लिप्स कलरलेस और पेल हो गए थे। वो दिखने में बिल्कुल हॉरिबल लग रहा था, क्योंकि वो पिछले 3 दिन से सिर्फ अपने राइवल बीबू शियान को ढूंढने में लगा हुआ था। इन 3 दिनों में वांगजी ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। सारे डिटेक्टिव्स, जितने भी उसके सोर्सेस हैं, सब कुछ उसने पूरा कैलिफोर्निया छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी विंग नहीं मिला था। इसके अलावा हुआन और चेंग के नॉन स्टॉप कॉल और मैसेजेस, वांगजी इन सबसे फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसने इन 3 दिनों में शायद ही कुछ खाया या पिया होगा। न जाने वो कितनी बार रोया होगा। वांगजी इस वक्त अपने कमरे में फ्लोर पे बैठा हुआ था और टाइटली अपनी नीज को हक किए हुए था। उसका फोन नॉन स्टॉप रिंग किए जा रहा था, बट वो उसे नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है ये हुआन या फिर चेंग का होगा। काफी देर बाद जब वो अपना फोन देखता है तो उस फोन पे आए मैसेज को देख के उसके हाथ से वो फोन गिर जाता है। उसका दिल कुछ सेकंड के लिए धड़कना ही भूल जाता है। वो कुछ समय लेता है और फिर से फोन को उठा के उस मैसेज को देखता है, जहाँ पे विभूशियान की एक पिक्चर थी, जिसमें विभूशियान
की बॉडी काफी बुरी तरह से इंजर्ड लग रही थी। उसका फेस थोड़ा ब्लडी था, लेकिन एक दूसरा पिक्चर भी था जिसमें उसके फिंगर्स में वही रिंग थी जो कि वी यिंग की है। उस पिक्चर के साथ ही एक छोटा सा मैसेज था जिसमें एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ था और लिखा था कि पुलिस को मत इन्वॉल्व करना, तुम्हें यहाँ अकेले ही आना है। वांग जी फ्रोज हो गया था। वो उसका माइंड बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा था। वांग जी बिना कुछ सोचे समझे सीधे वहां से अपनी जैकेट लेता है और जल्दी से उस जगह के लिए निकल जाता है। 3 घंटे के अंदर में वांग जी उस जगह पे पहुंच जाता है। वो जगह काफी सुनसान इलाका था जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। वांग जी बस मन में वी की सेफ्टी के लिए प्रे कर रहा था। फाइनली जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो वहां पे एक काफी मॉडर्न बिल्डिंग थी जहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं था। वांग जी जल्दी से उस बिल्डिंग में जाता है और धीरे से उस गेट को खोलता है। जहाँ गेट के अंदर भी कोई भी गार्ड्स नहीं थे। वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है। वो बिल्डिंग काफी लग्जरियस और कॉजी थी। जैसे ही वो लिविंग रूम में आता है, वो सिर्फ मन में क्वीन की सेफ्टी के लिए प्रे कर रहा था कि तभी उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। और जैसे ही वो उस किचन में देखता है तो उसके सामने वो इंसान खड़ा था जिसे वांग जी पिछले 3 दिनों से दिन रात एक करके ढूंढने में लगा हुआ है। तभी वांग जी कहता है वीन, ये कह के वो जल्दी से जाता है और काफी टाइटली वीन को हक कर लेता है। वीन भी कंप्लीटली सरप्राइज्ड था वांग जी के सडन एक्शन से। उसके हाथ में जो चिप्स के पैकेट थे वो गिर जाते हैं और वो भी वांग जी को हक कर लेता है। वो दोनों नॉन स्टॉप एक दूसरे के बर्थ नेम से एक दूसरे को बुलाए जा रहे थे। फाइनली जब काफी देर हो जाता है तब वो अपना हक ब्रेक करते हैं जहां वांग जी सीधे वीन के लिप्स पे किस कर लेता है। वो वीन के लिप्स को सक करने लगता है, उसे लिक एंड बाइट करता है एंड फाइनली अपनी टंग को भी वीन के माउथ में इंसर्ट करके पूरे माउथ को एक्सप्लोर भी करता है। वीन भी इक्वली उस किस को रिस्पॉन्ड कर रहा था। वो दोनों अपनी इमोशंस को किस के थ्रू शो कर रहे थे जिसमें फीलिंग्स था, अफेक्शन थी, लॉन्गिंग, डिजायर, लस्ट, सब कुछ थी जो कि उन लोगों ने इतने सालों से खुद को रोक रखा था। काफी देर किस करने के बाद जब वीन को सांस लेने में दिक्कत होती है तब वो फाइनली वांग जी को हिट करने लगता है जहां वांग जी उससे अलग होता है। जहां वांग जी अपने और वीन के फोरहेड को कनेक्ट करता है। फाइनली जब उन दोनों की सांसें थोड़ी नॉर्मल होती हैं तब वांग जी फिर से वीन के लिप्स पे एक पैक करता है और वो कहता है जो वीन ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तभी वांग जी कहता है वीन, आई लव यू सो मच। मैं हर चीज से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे। ये कह के वो फिर से वीन के लिप्स पे किस करने लगता है। वीन वहीं पे फ्रोज्ड हो गया था। उसका ब्रेन ये सब कुछ प्रोसेस कर रहा था। वो खुद को पिंच करता है ये समझ के कि ये कहीं कोई सपना तो नहीं। और फाइनली वी यिंग भी कहता है लंजा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। उसे नहीं पता उसने ये कब कैसे कहा, बट ये रियलाइज करते ही वीन का फेस रेड हो जाता है और फिर से वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। तभी वांग जी वीन के पूरे बॉडी को चेक करते हुए कहता है वीन, क्या तुम ठीक हो? क्या क्या उन लोगों ने तुम्हें मारा? मुझे बताओ, वो लोग कौन थे? मैं उनकी लाइफ हेल बना दूंगा। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तुम्हारे फिंगर्स? ये कहते हुए वांग जी पूरी तरह से वीन को चेक करने लगता है, बट वीन को एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया था। तभी वीन कहता है कंफ्यूजिंगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लंजा, और मेरे फिंगर्स क्या? वो वांग जी के बिहेवियर से काफी अमेज्ड था। पहले उसने उसे किस किया, देन कन्फेस, और अब वांग जी काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। तभी वीन फिर से कहता है बट वेट, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? इस पे वांग जी अपने फोन
को बाहर निकालता है और उस मैसेजेस और इमेज को दिखाता है, जिसे देख के विंग हंसने लगता है और कहता है, लंजा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, परफेक्टली फाइन, तुम चिंता मत करो, किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया होगा। जिसपे वांगजी कहता है, पर विंग, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी थी जहाँ कुछ लोग तुम्हें ले जा रहे थे। इस पे विंग उसे चुप कराता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, हम लोग इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आओ तुम कुछ खा लो, तुम बिल्कुल हॉरिबल दिख रहे हो। ये कह के वह उसे चेयर पे बैठा देता है। विंग किचन में चला जाता है फूड बनाने के लिए, जहाँ वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था, कैसे विंग खाना बना रहा है, कैसे वो पाउट कर रहा है, और वांगजी को पता ही नहीं चलता कि कब वो ऑटोमेटिकली किचन में पहुंच जाता है, जहां वो पीछे से विंग को हक कर लेता है और अपनी चिन विंग के नेक में रखता है। उसके इस सडन एक्शन से विंग सरप्राइज्ड हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, लंजा, मैं खाना बना रहा हूँ, जाओ और वेट करो। उन दोनों के बीच की अब सारी अनइजीनेस खत्म हो चुकी थी, जिसपे वांगजी कहता है, लेकिन वो वहां से बिल्कुल नहीं जाता। वो और भी ज्यादा विंग के लोटस स्मेल को इनहेल करने लगता है। काफी मुश्किलों के बाद विंग ने फाइनली फूड प्रिपेयर किया था, क्योंकि वांगजी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। इवन उसने कितनी बार विंग को सेड्यूस करने की भी कोशिश की थी। वो बार बार विंग की ईयरलोब्स पे किस कर रहा था, उसके नेक को लिक किए जा रहा था और बिल्कुल एक कोला की तरह उसे चिपक चुका था। फाइनली वो दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। वांगजी भी जल्दी जल्दी फूड को चबाया जा रहा था, क्योंकि इस 3 दिनों में वांगजी ने बस ब्रेड और थोड़ा बहुत पानी पिया था। खाने के बाद विंग वांगजी को बेडरूम में लेके आता है और उसके साथ शेयर करता है कि आखिर वो यहाँ कैसे आया और उसे यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है। अब यहाँ से फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ विंग बताता है कि वो अपने कमरे में पीसफुली सो रहा था, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो इस बिल्डिंग में था, जहाँ विंग ने पूरे बिल्डिंग को स्कैन किया था। किसी ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया था और विंग बाहर नहीं जा सकता था, जहाँ अचानक से विंग को स्पीकर में एक आवाज सुनाई देती है। विंग जब इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ एक स्पीकर है और इस पूरे बिल्डिंग में छोटे छोटे कैमरा और माइक्रोफोन्स लगाए गए हैं, सिवाय बेडरूम के। कोई उसके हर एक मूवमेंट पे नजर रखे हुए था। विंग को नहीं पता पर कब कोई आदमी रोज आके फ्रिज को फूड और वेजिटेबल्स से भर देता था। विंग न ही अपना फोन यूज कर सकता था और न ही वो सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकता था। उसका फोन भी ले लिया गया था। लेकिन लिविंग रूम में एक बड़ी सी स्क्रीन थी, जिसपे विंग हर वक्त वांगजी के हर एक मूवमेंट पे नजर रखे हुए थे। कोई है जो चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह सफर करें। हर बार जब मैं तुम्हें सफर करते हुए देखता था तो मेरा दिल काफी मेरे दिल में काफी पेन होता था। और फाइनली मुझे पता चला कि लंजा, तुम मेरे लिए कितनी केयर करते हो। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, मैं भाग के तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं था। और फाइनली जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखा, तब जाके मुझे एक रिलीफ फील हुआ था। लंजा, तुम्हें क्या लगता है कि वो पर्सन कौन हो सकता है जिसने हमारे साथ ये सब कुछ किया? विंग कंफ्यूजिंगली सब कुछ वांगजी से पूछता है, क्योंकि सिर्फ विंग सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकता था और ना ही किसी से कांटेक्ट। बाकी विंग यहाँ पे बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहा था, जिसपे वांगजी गुस्से में कहता है, ओह, तो मैं गेस कर सकता हूँ कि ये किसका काम है। जिसपे विंग थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, पर्सन्स, इसका मतलब लंजा, क्या एक से ज्यादा आदमी हैं? तो हमें अब क्या करना चाहिए? हालांकि विंग सीईओ है अपनी कंपनी का और उसका ब्रेन काफी शार्प है, लेकिन जब बात आती है कॉमन सेंस की
तो हमारा वीन काफी नेइव है। तभी वांग जी एक डीप ब्रेथ लेके कहता है, ये उनका काम है, ये सारा उनका प्लान था, वो हमें सेट करना चाहते थे, बट इस बार वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं। वांग जी ऑलरेडी समझ चुका था कि ये सारे इंसिडेंट्स किस तरह इंडिकेट कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वांग जी का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था। वांग जी वीइंग कंफ्यूजिंगली वांग जी की बातें सुनता है और कुछ देर बाद उसके भी दिमाग में कुछ आता है और तभी वो कहता है, आह, उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई। ये करके वो भी सारे इंसिडेंट को याद करने लगता है। चेंग का सडन प्रपोजल कि उसे कैलिफोर्निया जाना होगा, जहाँ कोइंसिडेंसली उसका पार्टनर उसके सबसे बड़ा दुश्मन वांग जी का होना, उनका मीटिंग, शॉपिंग मॉल, किडनैपिंग, लंजा का रेस्टलेसनेस, लंजा का उसे ढूंढना और उनका कन्फेशन। ओह, तो ये सब कुछ पहले से ही प्लान था और ये सारा उनका प्लान था। ये किसी और का नहीं बल्कि हुआन और जियांग चेंग का सारा प्लान था। वो लोग कुछ करना तो चाहते थे बट वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दोनों अभी कैलिफोर्निया में थे और कहीं ना कहीं वो थोड़े खुश भी थे क्योंकि इस तरह वो लोग एक दूसरे के पास आ पाए और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पाए थे। अदरवाइज इस लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं था। फाइनली वांग जी ने शावर लिया और विंग ने भी, और वो दोनों बेड पे आते हैं और एक दूसरे को कडल कर लेते हैं, जहाँ विंग से पूछता है, लंजा तुम मुझे कब से प्यार करते हो। विंग ये जानने के लिए मरा जा रहा था कि वांग जी आफ्टर ऑल कब से उसे प्यार कर रहा है। ये सुनते ही वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वो विंग को इग्नोर करने लगता है, लेकिन विंग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं है। एट लास्ट वांग जी के रेड ईयर्स वांग जी के ईयर्स रेड हो गए थे और वो कहता है, जब तुम मेरा पीछा करना स्टार्ट किया था, मे बी जब पहली बार मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था, फर्स्ट टाइम। ये सुनते ही वी यिंग कहता है, ओ माय लंजा तुम कितने रोमांटिक हो, बट अगर तुम मुझसे प्यार करते थे देन तुमने मुझसे उस दिन फाइट क्यों किया था। वीन उस इंसिडेंस के बारे में कभी भूल नहीं पाया था, इसलिए उसने पूछ ही लिया, जिस पे वांग जी अपना सर नीचे करते हुए कहता है, वो जानता है कि उस दिन वो फाइट वांग जी ने ही स्टार्ट की थी। अगर उनके बीच उस दिन वो फाइट नहीं होती तो इस तरह उनका रिलेशन नहीं होता आज। तभी वांग जी कहता है, क्योंकि उस दिन जब मैं लाइब्रेरी गया था तो मैंने कुछ सुना था। इस पे वीन क्वेश्चन करते हुए कहता है, सुना था? क्या सुना था लंजा? जिस पे वांग जी कहता है, मैंने एक लड़की को एक लड़की की मॉर्निंग की आवाज सुनी थी जो कि तुम्हारा नाम ले रही थी और बेग कर रही थी स्लो होने के लिए। वांग जी ने कहा, मैंने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और जब तुम मेरे पास लॉकर रूम में आए, मुझे टीज कर रहे थे, नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनते ही वीन की आंखें बड़ी हो गईं और सडनली वो हंसने लगता है और कहता है, ओ माय पुअर लंजा, सच में सच में लंजा, दरअसल उस दिन हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे एंड उस लड़की को ये डेयर दिया गया था कि वो मेरा नाम लेके मौन करे। विंग ये हंसते हुए कहता है क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी सच में इतना जेलस टाइप पर्सन था और वो उस दिन इतना जेलस में उस दिन जेलसी में था। तभी वो कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हुआन गा से पूछ लो, उस दिन वो भी हमारे साथ खेल रहे थे। लंजा, ये सच है कि मुझे फ्लर्ट करना बहुत पसंद था और मैंने रैंडमली कुछ को डेट भी किया है, बट लंजा मेरा बिलीव करो, मैं कभी भी ये सब चीजें किसी के साथ करने का सोच भी नहीं सकता जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स ही नहीं है। और इस बार वीन की आवाज काफी सीरियस थी, बट वांग जी सैड हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से वांग जी को वीन से इतने साल अलग रहना पड़ा था और ये सारी वांग जी की ही गलती है कि उसने वीन को इतने इजीली जज कर लिया था। उसे वीन से पूछना चाहिए था
उसकी एक मिस्टेक की वजह से वो लोग इतने सालों तक अलग रहे थे, एक दूसरे से हेट किया था। वीन वांगजी को देख के समझ जाता है कि वो अपसेट है, इसलिए वो उसका माइंड चेंज करने के लिए कहता है, बाय द वे लंजा, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हें कब से चाहता हूँ? इस पे वांगजी कहता है, तो वीन मुझे कब से चाहता है? जिस पे वीन कहता है, मे बी जब मैंने तुम्हें चेस करना स्टार्ट किया था, और मे बी जब मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे नहीं पता, पर मेरे दिल में शुरू से ही तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करता था। ये कह के वीन ऑकवर्डली हंसने लगता है। ये सुनते ही वांगजी तुरंत वीन के लिप्स को कैप्चर करता है और फिर से वो लोग डीपली और पैशनेटली किस करने लगते हैं। वीन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जहां वीन उस पैशनेट किस के बाद काफी डिजी फील करता है और लांजान की बाहों में ही सो जाता है। वांगजी वीन को बस देखे जा रहा था। जब वीन डीप स्लीप में था तो वांगजी वीन की कुछ पिक्चर्स क्लिक करता है और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करते हुए लिखता है, माइन। और कुछ देर बाद वो भी वीन को टाइटली हक करके वहीं पे सो जाता है। और अगली सुबह जब वीन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने इस दुनिया का सबसे सबसे ब्यूटीफुल व्यू देखता है, जहां उसके सामने इस दुनिया का सबसे हैंडसम मैन था, जो कि उसकी ओर देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वीन मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उस इंसान ने उसे काफी टाइटली हक किए हुए था। तभी वांगजी कहता है, मुझे लगता है अभी सुबह ही हो रही है, अभी सिर्फ 5 बजे हैं। ऐसा वी यिंग को लगता है क्योंकि वांगजी हमेशा 5 बजे ही उठता है। इसलिए वीन कंफ्यूज होते हुए कहता है, लंजा अभी कितने बज रहे हैं? जिस पे वांगजी वीन को किस करते हुए कहता है, अभी 10 बज रहे हैं। ये सुनते ही वीन को यकीन नहीं होता कि इतना लेट हो गया है और वांगजी अभी तक यहीं बैठा है। जिस पे वो कहता है, लंजा तुम बहुत भूखे होगे, चलो उठो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ये कह के वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसे फिर से खींच लेता है और उसे हक करते हुए कहता है, नहीं यही रहो। वो लोग कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं, जहाँ वीन वांगजी के ऊपर था और उसे कुछ देर बाद फील होता है कि किसी का जूनियर उनके लिए ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है। किसी का जूनियर ऑलरेडी हार्ड हो चुका था। वहीं वांगजी तुरंत ही वीन को स्विच करता है और उसके ऊपर आके उसे फिर से किस करने लगता है। वीन भी उसे रिस्पॉन्स करता है। किसिंग के बीच में ही, जहाँ वो लोग किसिंग के बीच में ही ऑलरेडी अनकॉन्शियसली ही एक दूसरे को निकट कर चुके थे, बट जब फाइनली दोनों को रियलाइज होता है, देन वो ऑलरेडी काफी अरोज थे। जहाँ वांगजी वीन से प्लीडिंग आइज से परमिशन मांगता है, वहीं वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस एंड लिक करना स्टार्ट करते हैं कि तभी वीन को कुछ याद आता है और वो तुरंत वांगजी को रोकते हुए कहता है, नहीं लंजा, हम ये नहीं कर सकते हैं, मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। ये कह के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वांगजी कंफ्यूज होते हुए कहता है, पर वीन ऐसा क्यों कह रहा है? वो काफी टेंस्ड हो जाता है और कहता है, क्या वीन उसे नहीं चाहता? क्या वो वीन को हैप्पी नहीं रखता? इस पे वीन हर्ट होते हुए कहता है, नहीं लंजा, दरअसल ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। तुम्हें याद है वो गाला नाइट? उस रात किसी ने मुझे ड्रग दे दिया था और मैंने सबकॉन्शियसली किसी के साथ नाइट स्पेंड किया था। लंजा, मैं प्योर नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ये कह के वीन रोना शुरू कर देता है। आफ्टर ऑल वो यहाँ आके उस बात को पूरी तरह से भूल चुका था। वीन की सैडनेस को देख के वांगजी को अंदर से बहुत ही पेन फील होता है। उसने इतने सालों तक वीन को गलत समझा, बट वीन सबसे ब्यूटीफुल और इनोसेंट पर्सन है। मेन कल्प्रिट तो हमेशा लंजा था, जिसने वीन के कैरेक्टर पे शक किया था। तभी वो वीन से कहता है, वीन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उस रात जिस स्ट्रेंजर के साथ तुमने नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं,
बल्कि वही है जिससे तुम प्यार करते हो। वो मैं था वीन। वीन कंफ्यूजिंगली वांगजी को देखता है और कहता है, लंजा, तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं खुद को हेट ना करूं। वांगजी उसे टाइटली हग करता है और अब वो भी रोने लगा था और कहता है, वीन, मैं तुम्हें कंसोल नहीं कर रहा, बल्कि ये सच है। दरअसल उस दिन मैं भी ड्रंक था और मैंने तुम्हें मेरे कमरे में आते हुए देखा। तुम्हें काफ़ी हॉट फील हो रहा था और तुम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, जिससे मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और वो नाइट मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल थी। जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जगा तो मैंने तुम्हें अपने पास देखा था। जिस पे वीन फिर कंफ्यूजिंगली पूछता है, देन वो पैसे तुमने वो क्यों रखे? इस पे वांगजी कहता है, मैंने ये इसलिए रखा था ताकि तुम इसी बहाने मेरे पास आओ, मेरी इंसल्ट करने के लिए। ये सुनते ही वीन गिगल करते हुए कहता है, ओह लंजा, तो ये तुम थे। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम मेरे लंजा के साथ ही था। तुम्हें पता नहीं है लंजा, मैंने उस मिस्टीरियस मैन को ढूंढने के लिए कितनी कोशिश की। तभी लांजान एक इविल स्माइल के साथ कहता है, देन हमने जहाँ छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं। इस पे वीन जहाँ वीन की टीजिंग सुन के वांगजी उसे रिप्लाई करता है, ओह आर यू श्योर, बी केयरफुल बेबी। जिस पे वांगजी फिर से उसे टीज करते हुए कहता है, तुम जानते हो ना कि मेरे अंदर इस वक्त कैसी फ्लेम्स चल रही हैं। इस पे वीन भी उसके साथ देते हुए कहता है, देन मुझे तुम्हारे फ्लेम्स में जलना है डैडी, देन लेट मी बर्न इनटू योर फ्लेम्स। उसके बाद वांगजी और वीन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जहाँ वीन वांगजी के नीचे था और कंप्लीटली मॉर्निंग मेस बना हुआ था। वहीं वीन कहता है, वांगजी, मैं भी टॉप बन सकता हूँ, यू नो। बट वांगजी उसे कंप्लीटली इग्नोर करता है और वो दोनों अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ फाइनली वांगजी वीन को बाथरूम में ले जाता है एंड वहाँ भी उसे सेड्यूस करना स्टार्ट करता है। वीन उसे कितना भी मना करे, बट हमारा वांगजी तो वांगजी है। फॉर हिम एवरी डे मीन्स एवरी डे। फाइनली उनका रोमांटिक सेशन खत्म होने के बाद वो वीन को लेके बेडरूम में आता है और वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उन लोगों ने ऑलरेडी फूड ऑर्डर कर दिया था कि तभी वहाँ उसी स्पीकर पे फिर से एक वॉइस आती है जो कि उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उन्हें गेस्ट रूम का ड्रॉर चेक करने के लिए कहती है। और ये वॉइस किसी और की नहीं बल्कि हुआन की थी। जहाँ वीन तो कुछ भी नहीं समझता, बट वांगजी सब कुछ समझ जाता है। जैसे ही वो लोग ड्रॉर चेक करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी थे, जहाँ पे ये अपार्टमेंट उनके नाम पे रजिस्टर्ड था और ये हुआन और चेंग की तरफ से उनके लिए गिफ्ट था। उसके बाद अगले दिन वो लोग वापस से उस रिजॉर्ट में आते हैं, जहाँ वांगजी और वीन अगले एक वीक तक कैलिफोर्निया में ही रहते हैं और वो लोग अपना हर एक सेकेंड एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। वो लोग आयुआन और जिंगई के साथ भी खेलते हैं, जहाँ अब वीन वांगजी के ही रूम में शिफ्ट हो चुका था। वो लोग एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं और रोज अपना डेली नाइट एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं, यू नो, एवरी डे मीन्स एवरी डे। फाइनली एक वीक के बाद अब वो लोग गुरसू एयरपोर्ट पे थे, जहाँ उन सभी के असिस्टेंट उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे। फाइनली वीन एंड वांगजी एक दूसरे से अलग होते हैं। अब सीन जियांग मेंसन का देखते हैं। जैसे ही वीन जियांग मेंसन आता है, वीन अपने कमरे में जाता है और शावर लेके रेस्ट करता है, जहाँ दोपहर में वीन रेडी हो रहा था वांगजी से मिलने के लिए, क्योंकि वांगजी बिल्कुल भी वीन से अलग नहीं रहना चाहता था। वैसे ही जियांग चेंग भी उसी टाइम ऑफिस से घर आता है। वो जैसे ही वीन के कमरे में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जाता है कि तभी वीन गुस्से में चिल्लाता है, यू जियांग चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और लांजान को इतना सफर कराने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा, इधर आओ। ये कह के वो जियांग चेंग के ऊपर कॉम चला के मारता है
जहाँ जियांग चेंग भागने लगता है और विंग उसके ऊपर चीजें उठा उठा के फेंकने लगता है। फाइनली विंग ने अपना स्लीपर्स जियांग चेंग को मारा था, जो कि उसे जाके लगती है। उसके बाद विंग ने उसे पिलो फेंका था। तभी जियांग चेंग उस पिलो को पकड़ता है और उसे विंग को फेंकते हुए कहता है, तुम जानते हो हमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम दोनों एक हो सको। तुम्हें पता है हमने ही तुम दोनों को ट्रक दिया था। इससे पहले कि जियांग चेंग कुछ और कह पाता, विंग एक पिलो उठा के उसके फेस पे मारता है और कहता है, यू बास्टर्ड, तुमने मुझे ट्रक दिया था। आह, और कितना इनोसेंट बन रहे थे और कह रहे थे मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ये कह के उसे फिर से पिलोस फेंकता है। इस पे जियांग चेंग कहता है, इसमें हमारी गलती नहीं है विभूषियान। हमने लगा कि शायद तुम दोनों ने नाइट स्पेंड किया होगा, पर तुमने कहा कि तुमने फेंसू के साथ नाइट स्पेंड किया और लैन वांगजी ने भी कुछ भी मेंशन ही नहीं किया, तो हमें लगा कि शायद उस रात तुम लोग साथ नहीं थे। ये सुनते ही विंग का गुस्सा और बढ़ गया था। तभी जियांग चेंग विंग का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहता है, सीजे और आलिंग आ रही हैं शाम को। ये सुनते ही विंग का ध्यान भटक जाता है और वो कहता है, क्या सीजे आ रही हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जिस पे जियांग चेंग कहता है, हाँ तो बता रहा हूँ ना, तुम लैन वांगजी और हुआन को भी इनवाइट कर लेना। इस पे वांगजी के नाम सुनते ही विंग का दिल फिर से धड़कने लगता है और वो कहता है, ऑफ कोर्स मुझे लंजा को इंट्रोड्यूस कराना है सीजे से। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बट विंग उसे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करेगा अपना बॉयफ्रेंड कह के। इस पे जियांग चेंग अनोइंग फेस के साथ कहता है, हाँ, नार्सिसिस्ट मैन। उसके बाद फाइनली शाम को विंग की सीजे जिनलिंग और अपने हस्बैंड जिन जीशुआन के साथ आती हैं, जहां विंग स्माइल करते हुए कहता है, सीजे मैंने आपको बहुत मिस किया, और वो यानली को हक कर लेता है, जहां यानली स्माइल के साथ कहती है, आशियन मैंने भी। उसके बाद विंग जिन लिंग के पास जाता है और गुस्से में कहता है, आई मीन फेक गुस्सा दिखाते हुए, क्या तुमने अंकल को मिस नहीं किया, मैं लिटिल मॉन्स्टर। कह के वो उसके हेयर्स को रफल करता है और जिन जीशुआन को देखते ही उसका मुंह बन जाता है और कहता है, जियांग चेंग तुमने मुझे बताया नहीं कि यहाँ ये पीकॉक भी आ रहा है। विंग कभी भी जीशुआन को पसंद ही नहीं करता था। इस पे जीशुआन इरिटेट होके कहता है, विभूषियान मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ। हालांकि वो भी जानता था कि विंग सिर्फ उसे टीज करता है, उसे हेट नहीं करता। जिस पे विंग उसे इग्नोर करता है और आलिंग से कहता है, चलो खेलते हैं। ये कह के वो लोग खेलने लगते हैं। फाइनली डिनर पे वांगजी और हुआन उन्हें ज्वाइन करते हैं, जहां विंग वांगजी से सबको इंट्रोड्यूस कराता है। जहां विंग और वांगजी काफी लवी डवी कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। वहीं इस पूरे दौरान वांगजी ने हुआन से एक भी वर्ड नहीं कहा था। वो उनसे काफी गुस्सा था। हालांकि हुआन ने कितनी बार माफी मांगी थी, बट कोई फायदा नहीं था। वो लोग अपना डिनर करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद का, जहाँ एक लोकेशन पे 3 कार आके रुकती हैं, जिसमें वीन, वांगजी, जियांग चेंग, बेन किंग, हुआन और मिंगजे थे। वो तीनों कपल अपने ट्रिपल डेट पे आए थे, जहाँ पे उन लोगों ने पूरे दिन काफी इंजॉय किया था। और फाइनली शाम के समय वांगजी खड़ा होकर स्काई को देख रहा था, जहाँ वीन उसे हक पैक करता है और कहता है, लंजा क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिस पे वांगजी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, नो। और ये सुनते ही वीन का फेस सैड हो जाता है, जहाँ वांगजी अपने घुटनों के बल बैठता है और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और उसे ओपन करते हुए कहता है, वीन क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस पे वीन स्माइल के साथ नोट करता है और फाइनली वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे को किस करके अपने फोरहेड्स को कनेक्ट करते हुए कहते हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। जिस पे वांगजी भी कहता है, हमेशा। और यहीं पे इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लगे,
कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस को ज़रूर शेयर करना। ओके, टाटा बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी।